वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर एनएस जैन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिड्स, जिसको कि हिंदी में हम लवक भी कहते हैं। ये सबसे पहले जो प्लास्टिड शब्द है, लवक शब्द है, वो एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको प्रयोग किया था जिसका नाम था हीकल। और प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो केवल किस में पाए जाते हैं? पादपों के अंदर पाए जाते हैं। फिर एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था शिम्पर, और उसने इन प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। सबसे जो पहली कैटेगरी थी उसका नाम था रंगहीन लवक। रंगहीन लवक को इंग्लिश के अंदर हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, या हम इन्हें कलरलेस प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में ये भूमिगत भागों के अंदर पाए जाते हैं और इनका जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं है। ये वास्तव में स्टोरेज या संग्रह से संबंधित होते हैं, इनका प्रकाश संश्लेषण से कोई लेना देना नहीं है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, रंगहीन लवक है, ये बेसिकली किस पदार्थ को संग्रह करते हैं उस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करते हैं, इलायोप्लास्ट वसा का संग्रहण करते हैं, और जैसा कि नाम दर्शा रहा है प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं। ये जो प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं इनको हम एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। एमाइलोप्लास्ट का सबसे बढ़िया उदाहरण है आलू का कंद। आलू का जो ट्यूबर होता है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आलू के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। यदि हम वसा की बात करें कि वसा का संग्रह किस में होता है, तो इलायोप्लास्ट का सबसे बढ़िया उदाहरण है अरंडी का बीज। इसे अंग्रेजी के अंदर हम कैस्टर कहते हैं, और इसके अंदर वसा भरपूर मात्रा के अंदर पाई जाती है, और मक्के के अंदर प्रोटीन का संग्रह होता है। तो ये प्रकार थे रंगीन लवक के। दूसरे जो लवक के प्रकार हैं वो हैं रंगीन लवक, क्रोमोप्लास्ट। इनको हम इंग्लिश के अंदर कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं, यानी कि ये हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि हरे रंग को कौन प्रदान करता है? हरित लवक प्रदान करते हैं। तो हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को प्रदान करने वाले जो होते हैं वो रंगीन लवक होते हैं। आप इनका कार्य देखेंगे तो जितने भी पुष्प होते हैं, पुष्पों के जो दल होते हैं, पेटल्स होते हैं, और आप जो विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं उनकी फल भित्तियों के जो रंग होते हैं उनको रंग प्रदान करने का जो काम है वो किसका है? रंगीन लवक का है। तो हम जो दल देखते हैं और अलग अलग प्रकार की फल भित्तियां हैं उसका मूल कारण है रंगीन लवक। जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है वो कौन से हैं? हरित लवक हैं। ये तीसरे प्रकार के, इनको ग्रीन प्लास्टिड्स कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये हरे रंग के लवक है, और ये विशेष तौर से पत्तियों में उपस्थित होते हैं। और यही प्रकार के लवक हैं जिनका मूल कार्य जो होता है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। तो शिम्पर के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये 3 प्रकार के यहाँ पर लवक लिखे हुए हैं: रंगहीन लवक, रंगीन लवक और हरित लवक। हम हरित लवक की संरचना को पूरा विस्तार से पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों आपस में परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। टमाटर की बात करें, यदि हम टोमेटो की बात करें तो टोमेटो की जो ओवरी होती है वो रंगहीन होती है, ल्यूकोप्लास्ट होती है। जब उसी ओवरी से फल बनता है तो आप देख सकते हैं कि वो कच्चा जो टमाटर होता है वो उसका रंग जो होता है वो हरा होता है, और हरा रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण है। और वही कच्चा टमाटर जब पक जाता है तो वो लाल हो जाता है, और उस लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। तो हम टमाटर के उदाहरण के द्वारा ये कह सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट परिवर्तित हुआ क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट परिवर्तित हुआ क्रोमोप्लास्ट में, यानी कि ये जो तीनों प्रकार के लवक हैं ये आपस में परिवर्तनशील होते हैं। अब हम हरित लवक की संरचना को विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो आइए देखें हरित लवक की संरचना और क्या क्या मुख्य बातें होती है हरित लवक के बारे में, वो हम पढ़ते हैं। जब भी हम किसी एक सेल ऑर्गेनेल को पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में 4 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। उसकी साइज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, शेप के बारे में, नंबर के बारे में और संरचना के बारे में। सबसे पहले हम साइज की बात करेंगे।
यदि हम हरित लवक की साइज देखें तो इस ऑर्गेनेल की साइज जो होती है वो 4 माइक्रोन से लगाकर और 8 माइक्रोन होती है, यानी कि इसकी साइज माइटोकॉन्ड्रिया से भी अधिक है। इसीलिए तो कहा जाता है इसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। इस हरित लवक को सबसे बड़े कोशिकांग की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसकी साइज अन्य कोशिकांगों से बड़ी होती है। तो ये हुआ इसकी साइज। अब आ जाते हैं इसके शेप के बारे में। उच्च पादपों की सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च पादपों में हरित लवक की आकृति कैसी होती है। तो या तो ये कैसी होती है, लेंस के आकार की होती है, या ये अंडाकार आकृति का होता है, या फिर ये गोलाकार आकृति का हो सकता है। मैं भी बात कर रहा हूं शेप की केवल उच्च पादपों के अंदर, लेकिन एक वर्ग होता है जिसका नाम है शैवाल। तो शैवालों में हरित लवक के शेप में विभिन्नताएं पाई जाती है। मतलब कि शैवालों के अंदर जो हरित लवक होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा विभिन्नता है। मैं कुछ उदाहरण देकर यहां पर समझाना चाहता हूं। कप नुमा हरित लवक। दूसरा उदाहरण देखें तो मेखलाकार हरित लवक। तीसरा आप देखेंगे तो ताराकार। चौथा सर्पिलाकार। पांचवा जालिकावत और छठा है डिस्क नुमा। ये 6 प्रकार के हरित लवक हैं आकृति के आधार पर। कपनुमा हरित लवक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ये एक शैवाल है, इसके अंदर कपनुमा होते हैं। मेखलाकार किस्म होते हैं, एक और शैवाल है यूलोथ्रिक्स। ताराकार किस्म होते हैं तो जाइगनीमा शैवाल के अंदर। सर्पिलाकार जैसा नाम दर्शा रहा है स्पाइरो गायरा के अंदर। और जालिकावत किस्म होते हैं उडोगोनियम में। और डिस्कनुमा जो होते हैं वो वाउचेरिया में होते हैं। तो आप देखो यहां पर शैवालों के मैंने कम से कम भी 6 उदाहरण दिए हैं और आप सभी में देख सकते हो कि हरित लवक की आकृति अलग है। तो यदि आपसे किसी एग्जाम में पूछे कि हरित लवक की शेप में वेरिएशन किस में मिलते हैं सबसे ज्यादा, तो आप कहोगे शैवालों के अंदर मिलते हैं। तो आपके सामने यहां पर 2 चीजें मैंने लिख दी है, साइज और शेप। अब हम बात करेंगे नंबर की और संरचना की। नंबर की और संरचना की। यस, देखिएगा हम हरित लवक के नंबर की बात करते हैं कि नंबर कितना हो सकता है। तो वापस से चालू करते हैं उच्च पादपों में। उच्च पादप जो होता है उसकी कोशिका के अंदर, उसकी एक कोशिका के अंदर कितने हरित लवक हो सकते हैं। तो एक उच्च पादप की एक कोशिका के अंदर 20 से 40 हरित लवक हो सकते हैं। 20 से 40 हरित लवक हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 20 से 40 ही हो। एक बात है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ये एक शैवाल है, इसके अंदर संख्या जो है वो कितनी है, 1 हरित लवक प्रति कोशिका, केवल 1 हरित लवक है। यदि मैं एक और बात बताते हैं कि जाइगनीमा ये एक और शैवाल है, इसके अंदर हरित लवक की संख्या 2 होती है। और स्पाइरोगायरा के अंदर हरित लवक की संख्या मिनिमम 2 से लेकर और कितनी हो सकती है, 14। तो आप देख सकते हो कि नंबर के अंदर भी बहुत वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। उच्च पादपों की कोशिका में 20 से 40 है, क्लेमाइडोमोनास में 1 है, जाइगनीमा में 2 है, और स्पाइरोगायरा के अंदर 2 से लेकर कितनी हो सकती है, 14 हो सकते हैं। अब इसकी संरचना हम बात करते हैं, संरचना की, स्ट्रक्चर की। संरचना मैंने यहां पर एक संरचना बना रखी है, हरित लवक की संरचना। आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग है। मतलब यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है
और इसके चारों तरफ आपको दो झिल्लियां दिखाई दे रही है। ये देखिए, एक बाहरी झिल्ली है और एक आंतरिक झिल्ली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोहरा झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब संरचना के अंदर आपको दो तंत्र देखने को मिल रहे हैं। टू सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। दो तंत्र हैं और दोनों तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छे से समझने होंगे। पहला जो तंत्र है वो है ग्रेना, ये वाला, ये आपको दिख रहे हैं, कुछ रचनाएं दिख रही होगी, ये रचनाएं दिख रही है जैसे 1 रुपए के सिक्कों की ढेरी बना दी गई हो, वैसी संरचनाएं आपको दिख रही है, वो तो हो गई ग्राना। और शेष भाग जहां पर मेरा हाथ चल रहा है वो देखें, शेष संरचना जो है, शेष तंत्र जो है वो कौन सा है, स्ट्रोमा है। ये जो क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स है वो स्ट्रोमा के द्वारा निर्मित है। तो दो प्रकार के तंत्र, एक है ग्राना और एक है स्ट्रोमा। ग्राना के अंदर प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन चलता है और स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण का डार्क रिएक्शन चलता है। एक बार रोककर बता दूं, आप सभी ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा और प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है, दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक का नाम है प्रकाशिकीय विक्रिया, लाइट रिएक्शन, और दूसरे का नाम है डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिकीय विक्रिया। स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिकीय विक्रिया चलती है, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन चलती है। वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ग्रेना के बारे में। ग्रेना तंत्र किस प्रकार का है वो देखिए। सबसे पहले ग्रेना, ग्रेना जो है वो एक हरित लवक में कितने ग्रेना हो सकते हैं, तो एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना हो सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ग्रेना संरचना बना रखी है और ये एक हरित लवक है। तो ऐसी ऐसी कितनी संरचनाएं हैं एक हरित लवक के अंदर, 40 से लेकर और क्या होते हैं, 60 ग्रेना होते हैं। अब प्रश्न उठता है ग्रेना किससे बनता है, तो ग्रेना में 10 से लेकर और 100 झिल्लियां हो सकती है, झिल्लियां होती है। ग्रेना के अंदर 10 से लेकर और 100 झिल्लियां होती है। इनको हम थाइलेकोइड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। एक बार फिर से यहां पर चित्र को देखिए, ये पूरी जो आपको ढेरी दिखाई दे रही है ये तो एक ग्रेना, लेकिन मैं यहां पर स्केच पेन घुमा रहा हूं, ये देखिए, ये एक एक झिल्ली जो है वो वास्तव में क्या चीज है, थाइलेकोइड है। यहां पर एक ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं। थाइलेकोइड नाम सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका कि नाम था मेनके। और दो ग्राना आपस में स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल द्वारा जुड़े रहते हैं। ये देखो चित्र में, ये ग्राना है, ये ग्राना है। दो ग्राना आपस में संयुक्त है किसके द्वारा, विशेष प्रकार की झिल्लियों के द्वारा जिनको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, या इन्हें हम फ्रेट चैनल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो थाइलेकोइड झिल्लियां हैं, थाइलेकोइड झिल्लियों पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं ये क्वांटासोम्स उपस्थित। झिल्लियों पर क्या है, क्वांटासोम है। क्वांटासोम को हरित लवक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना गया है। और इस क्वांटासोम के बारे में जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था वो दो वैज्ञानिक थे, पार्क व बिगिंस। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। और यह भी मालूम कर लो कि एक क्वांटासोम बराबर क्या होता है, तो एक क्वांटासोम बराबर 230 से लगाकर 250 क्लोरोफिल के अणु होते हैं। तो ग्रेना के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं, ग्रेना के अंदर थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के ऊपर क्वांटासोम है, क्वांटासोम के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल ही तो वो है जो वास्तव में सनलाइट को ट्रैप करता है। पत्तियां इसे ट्रैप करती है क्लोरोफिल के कारण और भोजन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये पूरा जो तंत्र था वो किसके बारे में था,
दैट वाज नोन एज ऑल अबाउट द ग्रेना। अब यहां पर दूसरे तंत्र की बात करें तो स्ट्रोमा की बात करें। स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा क्या है? तो स्ट्रोमा, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि स्ट्रोमा हरित लवक की मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जा रहा है? तो सबसे पहले चीज बता दूं, इस मैट्रिक्स में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और इस राइबोसोम की उपस्थिति के कारण हरित लवक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही प्रोटीन संश्लेषण का क्या पाया जाता है? गुणधर्म। क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं और यदि हरित लवक के अंदर यदि राइबोसोम है तो ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या होंगे? सहायक होंगे। ये पहली चीज है जो मैट्रिक्स में पाई जा रही है। दूसरा, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के समान यहां पर भी डीएनए होता है और ये डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है और इसके कारण इनमें प्रतिकृतियन की क्षमता होती है। प्रतिकृतियन का मतलब अपने जैसी कॉपी बनाना। प्रतिकृतियन को अंग्रेजी के अंदर हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और याद रखो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे डीएनए होता है वैसे ही यहां पर भी स्ट्रोमा के अंदर डीएनए है। और यहां पर डीएनए की उपस्थिति के बारे में बताया था रिस व प्लॉट, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। रिस व प्लॉट ने बताया कि यहां पर भी स्ट्रोमा के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाया जाता है और वो वृत्ताकार होता है। अब चूंकि इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण का गुणधर्म है राइबोसोम के कारण और इसके अंदर प्रतिकृतियन का गुणधर्म है डीएनए के कारण, तो हम इसे भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही क्या कह सकते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो कोशिकांग जो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हरित लवक। इसे अंग्रेजी के अंदर हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसी कारण हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक नए हरित लवक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित हरित लवक से होती है। और हम हरित लवक को कोशिका के भीतर, कोशिका प्रकार का कोशिका अंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रह तो कोशिका के अंदर रहे लेकिन बिल्कुल व्यवहार किसकी तरह कर रहे हैं? कोशिका की भांति ही कर रहे हैं। इसीलिए हम इसे कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग कहते हैं। दो बिंदु और जाने हरित लवक के बारे में और लवकों के बारे में। प्लास्टिडोम, प्लास्टिडोम का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन सेल। मतलब एक कोशिका में जितने भी लवक हैं उनको सामूहिक रूप से हम प्लास्टिडोम के नाम से जानते हैं। एक और शब्द कभी कभी परीक्षा में पूछते हैं, निफ क्या होता है? तो निफ का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। निफ ये भी किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक के अंदर होती है। निफ जीन भी उपस्थित होती है। इसके बारे में भी जानकारी रखें। और इस हरित लवक का जो मूल कार्य है, इस हरित लवक का जो मूल कार्य है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि इसके पास में क्या है? क्लोरोफिल है और वो क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को और उसके कारण जो है पादप फूड बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के कारण। और ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ये भी 8 प्रकार का होता है, 8 टाइप्स का होता है ना। सबसे पहला है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियो।   बैक्टीरियो,   क्लोरोफिल,   क्लोरोफिल डी,   क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियो,   क्लोरोफिल,    क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियो,   क्लोरोफिल,    क्लोरोफिल डी,   क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियो,   क्लोरोफिल
ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और लास्ट में बैक्टीरियो विरिडीन। 8 प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो विरिडीन। याद रखना, यहां से प्रश्न कई बार पूछते हैं। क्लोरोफिल सी किस में पाया जाता है? तो ये भूरे शैवालों के अंदर पाया जाता है, ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल डी किस में पाया जाता है? लाल शैवालों के अंदर। कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं इसको। क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल है, सबके अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी पादप हैं उन सब के अंदर क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है। और क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल और भूरे शैवाल में एब्सेंट होता है और बाकी सब में ये भी पाया जाता है। क्या कहा मैंने? क्लोरोफिल बी ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल और भूरे शैवाल में एब्सेंट होता है, बाकी सभी के अंदर ये पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ये भूरे शैवालों में। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी लाल शैवालों के अंदर है। और क्लोरोफिल ई जो है वो एक शैवालों का एक वर्ग होता है, ज़ेंथोफाइसी, उसमें पाया जाता है। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी ये किसमें पाए जाते हैं? बैंगनी गंधक जीवाणु के अंदर पाए जाते हैं। बैंगनी गंधक जीवाणु के अंदर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और बैक्टीरियो विरिडीन जो है वो ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना आप, क्लोरोफिल ए के अंदर मेथिल समूह होता है और क्लोरोफिल बी के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है। यानी कि यदि आपसे पूछे कि क्लोरोफिल ए और बी के अंदर क्या मुख्य अंतर है, तो क्लोरोफिल ए के अंदर CH3 ग्रुप मेथिल समूह होता है और क्लोरोफिल बी के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है। ये दोनों के अंदर बेसिक अंतर है। तो ये डिस्क्रिप्शन था प्लास्टिड्स के बारे में। विशेष तौर से हमने एम्फेसिस किया हरित लवक के ऊपर। हम आगे भी और भी वीडियोस के साथ में आते रहेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या बायोलॉजी के किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई शंका है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें जल्द से जल्द उन आपके प्रश्नों का मैं आपको जवाब दूं। फिर नए टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।